सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 सहायक पुस्तिका वितान गद्य खंड पाठ 1 सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम बिना समय का नुकसान किए हुए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मनोहर श्याम जोशी के बारे में करते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1935 मृत्यु 30 मार्च 2004। ये एक श्रेष्ठ गद्यकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिकों के कथा लेखक, जनवादी विचारधारा के पोषक, फिल्म पटकथा लेखक और एक कुशल प्रवक्ता के रूप में थे। आपने पटकथा लेखन नामक एक पुस्तक भी लिखी और आपको भारतीय सरकार के द्वारा कई पुरस्कार भी मिले। आपकी भाषा थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भी थी और समाज के उन अनछुए पहलुओं को भी आपने छूने का प्रयास किया। अपने व्यंग्यात्मक शैली से अंतर्द्वंद्वों को बड़ी सहजता से समाज के पटल पर रखा। तो बच्चों, आपकी भाषा सहज सरल, विचारों को प्रवाह करने की क्षमता, तत्सम तद्भव देशज, संस्कृत के शब्दों का कुशल और बारीकी से प्रयोग, यहाँ तक कि अंग्रेजी के भी शब्दों को भारतीयता के परिवेश में मोड़ करके, भारतीयता के संदर्भ में मोड़ करके उसको प्रस्तुत करना आपकी एक विशिष्ट कला है। आपने सिल्वर वेडिंग नामक कहानी का लेखन किया, जो कहानी परंपरा से थोड़ा सा विस्तृत है। अन्य कहानियों की अपेक्षा ये कहानी सिल्वर वेडिंग थोड़ा सा विस्तृत है और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो यशोधर बाबू हैं, जो अपने पूरे जीवन भर दो अंतर्द्वंद्वों के माध्यम से अपने जीवन को बिताते हैं और वो दो अंतर्द्वंद इस कहानी में दो जुमलों के रूप में उभर करके सामने आई हैं और यही दो जुमले पूरी कहानी में अपनी बातों को उभर करके सामने लाने का प्रयास करते हैं। वो है जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर के माध्यम से लेखक अर्थात यशोधर बाबू अपने जीवन की सारी वृत्तियों को इन्हीं अंतर्द्वंद्वों के माध्यम से सदा व्यक्त करते रहे और इस कहानी में यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि कहानी अपने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्य जो हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद है वो इन्हीं दोनों जुमलों के माध्यम से स्पष्ट होता है। अब हम समझ लेते हैं
कि जो हुआ होगा का शाब्दिक अर्थ क्या है इस कहानी में, क्योंकि यही अगर समझ में आ जाता है तो इस कहानी का सारा सार आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर व्याख्यान देने की जरूरत नहीं होगी। और कहानी बहुत बड़ी है। somehow improper और जो हुआ होगा, तो somehow improper अथवा जो हुआ होगा के बारे में थोड़ा सा हम जाने कि इन दोनों जुमलों का यहां इस कहानी में अर्थ क्या है। तो जो हुआ होगा का मतलब है कि यथा स्थिति बात, यानी जो था उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही जो हुआ होगा का अर्थ इस कहानी में। अर्थात जो पुरानी परिपाटी है, जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी व्यवस्था है, उसको उसी रूप में वर्तमान में स्वीकार कर लेने का तात्पर्य है कि जो हुआ होगा। अब हम दूसरे जुमले को देखते हैं, somehow improper। इसमें हमेशा जो तथ्य है वह अनिर्णय की स्थिति में बना हुआ होगा। somehow improper का तात्पर्य इस कहानी में है कि जो भी है वो अनिर्णय की स्थिति में है, उस पर कोई निर्णय यशोधर बाबूजी के द्वारा नहीं दिया जाता है। बस वो इतना कहते हैं somehow improper। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं या अपने को ड्रा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम कहानी के संदर्भ में चलते हैं। यशोधर बाबू एक दफ्तर में काम कर रहे होते हैं और जहां पर जिस दफ्तर में वो काम कर रहे होते हैं उस दफ्तर में भी एक घड़ी लगी हुई होती है और अधीनस्थ उनके कर्मचारी होते हैं और घर पर भी उनको उनकी शादी में मिली हुई घड़ी है और उस घड़ी को वो प्रतिदिन रेडियो रजिस्टर से उसको मिलाते हैं और दफ्तर में जो घड़ी लगी हुई है उस घड़ी को अपनी घड़ी से तुलना करते हैं और कहते हैं कि दफ्तर की घड़ी सुस्त है, ये टाइम सही नहीं देती है, मेरी घड़ी सही है। और क्योंकि मैं इसे रोज रेडियो से मिलाता हूं। आने से आते समय उसी घड़ी का पालन करते हैं और जाते समय भी अपनी ही घड़ी से वो शाम 5 बजे जाने का प्रयास करते हैं और उस घड़ी को सुस्त बताते हैं। इसी बात को लेकर के दफ्तर में एक नया लड़का आया हुआ होता है जिसका नाम होता है, असिस्टेंट के पद पर होता है, जिसका नाम होता है चड्ढा। चड्ढा कुछ अनुशासनहीनता के तौर पर कुछ चुहलबाजी करता है यशोधर बाबू से। उनके हाथ में बंधी हुई कलाई को पकड़ करके ये चूहेदानी आप जो पहने हैं बहुत पुरानी हो गई है, अरे अब तो कम से कम बहुत कम पैसे में घड़ियां, जापानीज कंपनी की घड़ियां उपलब्ध है जो कम सस्ते दाम पर मिल जाती, लेकिन वो उन सस्ती घड़ियों को नहीं लेने के बदले में तर्क देते हैं ये घड़ी मेरी शादी की घड़ी है, लिहाजा इसको प्रतिदिन रेडियो से मिलाता हूं, ये बहुत सही टाइम देती है। फिर वहीं दफ्तर में
किसनदा की भी बात आ जाती है। वो किसनदा के परंपरा का पालन करने वाले होते हैं, क्योंकि किसनदा दिल्ली में रहते थे और शादी ना होने और नौकरी ना पाने के पहले यशोधर बाबू किसनदा के साथ रह चुके होते हैं दिल्ली में। किसनदा को वे अपना गुरु मानते हैं। जिन्होंने शादी नहीं की है और अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो समाज के प्रति समर्पण कर देते हैं, वही हमारे यशोधर बाबू जी के गुरु। और बार बार हर स्थिति परिस्थिति पर वह यशोधर बाबू जी अपने गुरु किसनदा की ही बात को सामने लाते हैं और उन्हीं का एग्जाम्पल, उन्हीं का उदाहरण पेश करते हैं। इसी बीच दफ्तर में मेनन है जो शादी के बारे में यशोधर बाबू से पूछता है और यशोधर बाबू जवाब के रूप में देते हैं, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। इतना बोलते हैं तो मैंने उन्हें सिल्वर वेडिंग को मुबारकबाद दी और यही कहानी का शीर्षक है, सिल्वर वेडिंग। और उस दफ्तर के लोग सभी बधाई देते हैं और यह बधाई उनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अंतर मन में कुछ ना कुछ हो, कुछ जरूर होते हैं। किंतु स्टाफ होता है, सभी यशोधर बाबू को प्रेस करते हैं कि आप कुछ खर्च करिए, किंतु उनकी जेब से 10 रुपए का नोट निकलता है चाय के लिए और उस चाय की पार्टी में स्वयं शरीक नहीं होते। उस चाय की पार्टी में उनका स्वयं शरीक न होना ये साबित करता है कि ये जो आज परंपरा है, ये परंपरा ये हमारी नहीं है, ये अंग्रेजों की चौलबाजी है, लिहाजा ये मुझे पसंद नहीं। आज भी उसी ख्याल में है जिस ख्याल में उनके किसनदा जी थे, उनके गुरु किसनदा जी थे। तो ऐसी स्थिति में आगे चले जाते हैं। और उनका नित्य प्रति शाम को ऑफिस से लौटते समय वह पास में बिरला मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के कथा और प्रवचन सुनते थे। और प्रवचन में एक समय नारायण शब्द का श्रवण करते करते अपने रिश्तेदार अपनी बहन के बहनोई अर्थात बहनोई का याद आ जाता है, जिसकी तबीयत खराब होती है और उसको देखने के लिए अपने घर में वह चर्चा करते हैं। तो घर वाले उनसे यह प्रत्युत्तर में देते हैं कि वहां जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। यह भी उनको कष्टकारी होता है। और उनका मंदिर में जाना, वहां पर रुकना परिवार वालों को अखरता है, पत्नी को कष्टकारी होता है, क्योंकि अभी उनकी उम्र कथा प्रवचन और धार्मिक स्थलों पर जाने की नहीं है। क्योंकि यशोधर बाबू ऐसा कार्य करना
वो अपने गुरु का आदेश मानते हैं, किसनदाह की परंपरा का मानते हैं। वहां से आते समय पहाड़गंज से वे साग सब्जी भी लेते आते हैं, फिर दोबारा उनको जाना न पड़े। और पिछले कई वर्षों से इसी तथ्य को लेकर के, इन्हीं विसंगतियों को लेकर के पिछले कई वर्षों से उनके पारिवारिक जन अर्थात पत्नी बच्चों एवं उनके बीच में एक अंतर्द्वंद सा बनता हुआ चला जा रहा है। जो उनको पसंद है वो पारिवारिक जनों को नहीं पसंद है, अर्थात पत्नी और बच्चों को नहीं पसंद है, और जो पत्नी बच्चों को पसंद है वो यशोधर बाबू को नहीं पसंद है, क्योंकि यशोधर बाबू अपने किसनदाह गुरु के परंपरा का पालन करने वाले हैं और परिवार जो है वो आधुनिकता की परंपरा का पालन करने वाला है, आधुनिकता के साथ जीने वाला है, ये समय के साथ जीने वाला है। इन्हीं दो अंतर्द्वंदों के बीच यशोधर बाबू और उनका परिवार चलता है। और यही कारण है कि आए दिन विवाद होता। और उनका बड़ा लड़का, 3 बेटा 1 बेटी है, बड़ा लड़का एक विज्ञापन की कंपनी में 1,500 रुपए की नौकरी कर लेता है, और उस बड़े लड़के को 1,500 रुपए 1,500 रुपए उस कंपनी में मिलना भी उनको गड़बड़ लगता है कि मैं तो इतने दिन से काम कर रहा हूं, मुझे अभी 1,000 रुपए या 700 रुपए मिलते हैं, इसको अभी कैसे 1,500 रुपए मिलने लगे, ये अभी कोई गड़बड़ ही बात है। दूसरा लड़का IAS की तैयारी कर रहा है और उसका एलाइट की सर्विस में ना आना भी उनको अखरता है। ये IAS की तैयारी कर रहा है, छोटी सर्विस पर ये प्रयास नहीं कर रहा है, यह भी उनको कष्टकारी है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया, यह भी उनको कष्टकारी है। बची इकलौती बेटी, वह भी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर अमेरिका चले जाने की धमकी बार बार देती है। जिसके कारण परिवार में और यशोधर बाबू के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता। बच्चे आधुनिकता में हैं, आधुनिकता की परंपराओं का संवहन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं और अपने गुरु किसनदाह की बातों को लेकर के चल रहे हैं। जो ये दो जुमले जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के बीच में चल रहा है। इसी बीच थोड़ा सा पत्नी के बारे में, यशोधर बाबू जी की पत्नी के बारे में भी यहां पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी भी पुरानी परंपरा की है, किंतु जब वह आई यशोधर बाबू के साथ तो संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार के बंधन में उनको बंधना पड़ा। बहुत सारे नियमों और बंधनों को लेकर साथ चलना पड़ा, किंतु आज वह स्वच्छंद होकर के उस परंपरा को छोड़ करके बच्चों के साथ नवीन परंपरा का संवहन कर रही हैं, और जो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पत्नी से भी मत में भिन्नता हो जाती है। और वो इस बात को बार बार कहते हैं बुढ़िया और
चटाई का लहंगा, बड़े मुंह मुहासे इत्यादि प्रकार के जुमले भी अपनी पत्नी को भी सुनाते हैं। और ये बाद में अब खींच उठाते हैं, खींच करते हैं कि अगर मैं अपने गुरु कृष्णदास की तरह शादी न किया होता तो अपना संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित कर देता। मैं शादी करके पश्चाताप कर रहा हूं। स्वयं को अपने को परिवार से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरी स्थिति में उनकी पत्नी जो है बड़े ही सहज और सरल तरीके से अपने बच्चों के साथ एडजस्ट कर लेती है, जो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। और यशोधर बाबू अपनी उन परंपराओं में लेपटे हुए उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और परिवार से कटे हुए हैं। तो यहां पर यशोधर बाबू उस पुरानी परिपाटी को संवहन कर रहे हैं और यहां पर उनकी पत्नी समय के साथ परिवर्तन करने में सक्षम होकर के आधुनिकता का वर्ण करने की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई पड़ती है, बच्चों के साथ मिलकर। आगे के क्रम में शादी की सालगिरह होती है, बच्चे शादी की सालगिरह को मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाने का प्रस्ताव होता है, रखते हैं। सारी साज सज्जा होती है, मेहमानों और मित्रों को बुलाया जाता है। केक रखा जाता है और काटने की तैयारी की जाती है। किंतु वो आने के लिए तैयार नहीं होते। बड़े बेटे के समझाने भूषण को बड़े बेटे भूषण के समझाने पर वह केक काटने के स्थल तक आते हैं। तो भूषण जो है वो परिचय कराता है अपने मित्रों से। तो कुछ अंतर मन में आह्लाद की स्थिति आती है और बेटी के बार बार कहने पर केक काटते हैं, किंतु केक को खाते नहीं हैं। इसलिए नहीं खाते हैं और ऐसा कहकर चले जाते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है और इसमें अंडा मिला हुआ है, लिहाजा मैं इसको नहीं खाऊंगा। सभी लोग खाते हैं। और इसके बाद फिर खाना खाने का टाइम होता है और वो उस केक को ना खाने के संदर्भ में ऐसा कहकर चले जाते हैं और संध्या करने बैठ जाते हैं। उधर खाना बनकर तैयार है, सारे रस्में तैयार है, सभी इष्ट मित्र पारिवारिक जन रिलेटिव्स सभी बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यशोधर बाबू जल्दी से जल्दी पूजा करके उठ जाएंगे, संध्या करके उठ जाएंगे। लेकिन आज उनकी संध्या थोड़ा सा बड़ी लग रही है। वो जहां 15 मिनट पूजा करते थे, आज वहां पर खींच दिए आधा घंटा पूजा। वो ये सोच रहे हैं कि हम अगर इतनी देर पूजा करते रहेंगे तो लोग हमारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे और आकर चले जाएंगे और मुझे वहां शरीक नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उनकी पत्नी जाती हैं और वे यशोधर बाबू कड़े शब्दों में सुनाती हैं कि आज की आपकी पूजा इतनी लंबी हो गई, सारे मेहमान बिना खाए चले जाएंगे। किंतु यशोधर बाबू कहते हैं खिलाओ, मैं पूजा करके आऊंगा।
लेकिन पत्नी के कहने पर फिर वे उठ करके जाते हैं। इसी बीच उनको गिफ्ट के रूप में उनका बेटा भूषण एक ओवरकोट देता है और ये कहता है, बेटी पैजामा लाती है, कुर्ता लाती है और ओवरकोट बेटा देता है, और यह कहते हुए देता है, पिताजी आपको सुबह शाम दूध लाने में दिक्कत होती है, अब इस कोट को पहन करके आप दूध लेने जाया करेंगे। कोट के देने में, उसके ओवरकोट के देने में, ओवरगाउन को देने में तो उसके प्रेम है, किंतु यशोधर बाबू को एक बात इसमें चुप जाती है कि जो दूध लेने आप ही जाएंगे। उनका मानना है कि दूध लेने मैं ही जाऊंगा। ये नहीं कह सका कि अब पापा आप दूध लेने आप नहीं जाओगे, अब दूध लेने मैं जाऊंगा। यह भी उनको कष्टकारी है। तो बच्चों, इस कहानी में यह साफ मैसेज दिया गया है कि दो पीढ़ियों के मध्य कुछ अंतर्द्वंद जरूर होते हैं, क्योंकि समय का कुछ अंतराल होता है। जो पुरानी पीढ़ी है वह अपनी पुरानी बातों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है, और जो वर्तमान है वह आधुनिकता के साथ आगे चलने की कोशिश करती है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में विरोध उत्पन्न होना, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो दूषित है, वो खराब है, उनको नहीं मानना चाहिए, ऐसा कदाप मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि जो आधुनिक परंपराएं हैं, जो आधुनिक बातें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको हम बिना तर्क के, बिना कसौटी के, बिना सोचे समझे उनका हम वर्ण कर दें, ये मान करके किससे मेरा विकास होगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको हम आधुनिकता के परिवेश में ढालें, उनको लें और आधुनिकता के परिवेश में उस लेकर के हम उसके अनुरूप बनाएं, और आधुनिकता के साथ उसको मैच करके, मिला करके अगर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे तो जो पारिवारिक विसंगति है, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के बीच की जो तनाव की स्थिति है, जो पूरे परिवार के सुखमय जीवन को कष्ट में बदलने की स्थिति है, घर में विग्रह की स्थिति है, आपसी मतभेद को जन्म देने की स्थिति है, किया जा सकता है। तो इस सामंजस्य से परिवार को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो बच्चों, मुझे आशा और विश्वास दोनों है कि मेरे इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से इस विशाल कहानी के सारांश को आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा, और इससे एक मैसेज लिया होगा कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं को और आधुनिकता को, दोनों को मिला करके चलने से ही हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा समाज खुशहाल हो सकता है।
नहीं तो इस कहानी में जो अंतर्द्वंद बना हुआ है वो परिवार की अमन चैन को बिगाड़ सकता है, खुशहाली को गम में बदल सकता है। तो दोनों का स्मरण सामंजस्य करके ही आगे चलिए। और मुझे विश्वास है कि ये बात जरूर आपकी समझ में आई होगी, और जो नहीं आया उस बिंदु को चिन्हित कर जरूर कमेंट में लिखें।